नमस्कार साथियों। आज हमारे इस खास मुलाकात में हमारे साथ हैं माननीय नंदलाल मौर्य जी, जो कि हंडिया तहसील में हम उपस्थित हैं वर्तमान में। तो सर से हम पॉलिटिकल व्यू जानना चाहेंगे, सोशल व्यू। सर का बड़ा अनुभव है, तो सर बताएं आज वर्तमान भारत में सामाजिक स्थिति क्या है? आज की सामाजिक स्थिति जो है, समाज बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। ये आप जान लीजिए। और जो आप चर्चा कर रहे हैं कि 22 के चुनाव का व्यू क्या है, तो उसे आज से ही लग करके आपको बनाना पड़ेगा। नहीं, जिस तरीके से बिगड़ा हुआ है आज राजनीति में पैसे का खेल जो है वो सब बिगाड़े हुए है। तो समाज के बीच, लोगों के बीच घर घर जा करके अपनी बात हमको बतानी पड़ेगी, कहनी है, तो हमको रिजल्ट बढ़िया मिल सकता है। लेकिन अगर आज की ही बात को मान करके हम बैठे रहें कि आज जो स्थिति है हम सफल हो जाएंगे, तो हम बिल्कुल फेल हो जाएंगे। याद जान लीजिए। तो आप मौर्य जी हैं, मौर्य समाज की स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, नेता या जनता? इसके लिए समाज के नेता जिम्मेदार हैं। कुल नेता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जिस समाज के हैं वो जिम्मेदार हैं। समझे आप? तो आपके समाज में कई नेता हैं, स्वामी जी हैं, केशव जी हैं, और उधर और एक दो हैं। तो केशव प्रसाद जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम है केशव जी की हमारी मित्रता, विधायक नहीं रहे हैं, उसके पहले से है। जब चाय बेचते थे? जब नहीं, वो कहाँ चाय बेचते थे, टिक्की बेचते थे जी। वो चाय बेचना तो उनको हम नहीं जानते। केशव प्रसाद टिक्की बेचते थे, टिक्की, वो गोलगप्पे गोलगप्पे बेचते, समझे ना। और मैं काफ़ी पहले से परिचित हूँ। लेकिन कि सच्चाई ये है कि मैंने ये देखा कि वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठ करके भी अपने समाज का कोई हित नहीं कर पा रहे हैं। अगले समाज का, जिसकी पार्टी है ये उनकी पार्टी नहीं है। बीजेपी जो है ये उनकी, केशव प्रसाद मौर्य जी की पार्टी नहीं है। लेकिन ये कि वहाँ अब अज्ञानता में वो लगे हुए हैं। अज्ञानता में? हाँ जी। डिप्टी सीएम अज्ञान? डिप्टी सीएम अपनी अज्ञानता में लगे हुए हैं कि जो अपने समाज का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, अगले का ही सारा काम कर रहे हैं। अच्छा जी। तो खैर समाज ने उनका साथ भी तो नहीं दिया? नहीं, समाज ने इतना साथ दिया था कि उनको जिंदगी में भूलना नहीं चाहिए। आप सुन लीजिए, उनका मानना है कि लोकसभा के चुनाव में, सांसद का चुनाव वो लड़े हैं, समाज ने इस तरीके से साथ दिया था कि यहाँ फूलपुर लोकसभा जो है, पहले प्रथम प्राइम मिनिस्टर का क्षेत्र रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इतनी वोट से चुनाव नहीं जीते थे जितने से केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव जिताया गया है। और आज वो अपने समाज को अगर ये कह रहे हैं तो वो उनकी भूल है। अच्छा, हाँ। एक नेता और है और आज समाज जो है जागरूक हो चुका है, और हर समाज जागरूक है पहले की अपेक्षा। अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो समाज कहीं न कहीं, बोले या ना बोले, लेकिन इसका बदला भी ले लेगा। फिर मैंने सुना कि आप माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बहुत करीबी रहे हैं। जी। स्वामी मतलब उनका जीवन कैसे मतलब आगे बढ़ गया, पॉलिटिक्स में कैसे आगे हो? पॉलिटिक्स में अपने लोगों की वजह से। क्या दयनीय स्थिति थी कि मतलब सक्षम थे हर? पहले नहीं, सक्षम बिल्कुल नहीं थे वो। हाँ। स्थिति बहुत पुअर थी, दयनीय थी। अब उनके एक मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र रहे हैं राजनीति में, माननीय धनपत राम मौर्य, विद्रोही जी। अच्छा, धनपत राम मौर्य विद्रोही जी पहले से ही बसपा में थे। और सन 96 में, 1996 में आप समझिए कि धनपत जी ले गए उनको बसपा में। अच्छा। और वहीं से राजनीति उन्होंने शुरू किया। उनकी राजनीति शुरू हुई है, लोगों को ध्यान होगा, याद होगा, माननीय कांसीराम जी सन 1996 में लोकसभा फूलपुर का चुनाव लड़े थे। उसी में वो पार्टी में आए थे। और यहाँ से, यहीं से ऐसा क्या था जो चुनाव लड़े थे? जी, फूलपुर से कांसीराम जी फूलपुर से चुनाव लड़े थे। कुछ खास बात है फूलपुर में? अरे फूलपुर में भाई हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र रहा है। अच्छा। तो इसलिए आप समझिए कि लोकसभा फूलपुर का चुनाव जब शुरू होता है तो हिंदुस्तान ही नहीं, ऑल वर्ल्ड की निगाह इस पर रहती है। अच्छा जी, राजनीतिक तौर पर। है फूलपुर यहाँ पे किस शहर में? फूलपुर यहाँ से ये लोकसभा
क्षेत्र जो है फूलपुर रहा है, अब तो बदल गया है। यहाँ अभी आप कौन सी लोकसभा? अब आप इस समय भदोही में बैठे हुए हैं। अच्छा, भदोही हाँ, पहले लोकसभा फूलपुर ही थी ये। अच्छा। अभी परसिमन जब हुआ है उसमें बदल गया है ये। अच्छा अच्छा। हाँ, पिछले वाले से नहीं, कम से कम 3 लोकसभा बीत चुकी। 3 लोकसभा बीत चुकी जो है, भदोही हो गया है। नहीं तो इसके पहले तो स्वामी जी के बारे में आप कुछ कह रहे हैं? स्वामी जी के बारे में अब कहा क्या जाए भाई, बड़े हैं, सीनियर हैं, लेकिन राजनीति का जहाँ सवाल है जोड़ने का काम होता है, लेकिन स्वामी जी के अंदर यह गुण नहीं है। आप समझिए कि जो लोग उनके साथ उस 96 के चुनाव में स्वामी जी को लेकर के, स्वामी प्रसाद जी को, क्षेत्र से उनका कोई परिचय नहीं था यहाँ, ना वो जानते थे कि किस गांव में उनकी बिरादरी के लोग, उनके समाज के लोग रहते हैं, और ना लोग उनको जानते थे। नाम तो लोगों ने सुना था, लेकिन बाई फेस उनको कोई नहीं पहचानता था। इस क्षेत्र के, उनके समाज के, यानी हमारे समाज के 10-20 नौजवान लड़के लग करके पूरे क्षेत्र में, आप समझिए कि ले जा करके कहाँ बिरादरी के लोग हैं, किस गांव में, वहाँ ले जा करके उनको बैठाया, उनकी मीटिंग कराया, लोगों को बताया कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। लोग परिचित हुए, तब लोग जाने इनको बाई फेस। नाम से तो सुनते रहे होंगे लोग, लेकिन इतने बढ़िया नेता स्वामी प्रसाद जी हैं कि मौका ने मतलब सुंदर। हाँ, नहीं, बढ़िया राजनीति काम करने के, सामाजिक स्तर के इतने बढ़िया आदमी हैं कि ज़्यादा दिन नहीं, चुनाव जीत जाने के साल भर के बाद ही अगर यहाँ के वो लड़के जो इनके साथ रातों दिन लग करके, इनकी स्थिति, स्वामी प्रसाद जी की राजनीतिक स्थिति अगर स्ट्रांग हुई है, तो उसी 96 के कांसीराम जी के लोकसभा के चुनाव से इनके प्रचार को, इनकी सारी चीजों को देख करके इनको चढ़ा दिया गया वहां तक कि विधानसभा का टिकट भी ये पा गए और लड़े। और मिनिस्टर होने के बाद ये इस क्षेत्र के लोग जो इनके साथ लग करके इनकी सारी मदद किए थे, इनको पहचानने से इन्होंने इनकार कर दिया लखनऊ में। अच्छा। हाँ, इनसे मिलने के लिए पहचानने का मतलब जानबूझ के मना किए या दिमाग नहीं काम कर? नहीं, दिमाग खूब बढ़िया काम कर रहा था। जानबूझ के उनके बहुत, यानी नज़दीकी मित्र कहिए कि अब जो पार्टी में ले गया, टिकट दिलवा दिया उनको, विद्रोही जी हमारे, वो करते क्या है, समाज के विपरीत हमेशा उन्होंने काम किया। और विद्रोही जी चाहते हैं कि हम जो कहें हमारे समाज के लोग वही करें, हम चाहे इनको धोखा दें, चाहे मूर्ख बनाएं, चाहे जो करें, लेकिन हम जहाँ कहें वहीं हमारे समाज के लोग खड़े रहें। और हम भूखे प्यासे जी, हम इस बात के सपोर्टर नहीं हैं। हम भरे मंच पे सवाल कर लेते हैं कि क्यों, अगर आपने कुछ किया नहीं और कह रहे हैं वोट दीजिए, तो ठीक है, आपके कहने पर हाथी पर वोट दें, क्यों दें? तो इसलिए उनको ये लगा कुछ दिनों में कि अगर ये सब थोड़ा सा एक्टिव होने का मौका पा गए तो हमारी फिर सीताराम हो जाएगी। अच्छा, ये बात है। इसलिए उन्होंने स्वामी प्रसाद जी को इतना भर दिया हम लोगों के खिलाफ, यहाँ के लड़कों के, जिन्होंने उनके सारी मदद किया था। क्या बोला आपने? सीताराम? यानी कि राजनीति से बिल्कुल, सीताराम का मतलब राजनीति से खत्म? हाँ। अच्छा। अरे भाई, तो दुनिया सीताराम बोलते इसका मतलब खत्म। हाँ, खत्म, ये जान लीजिए, राजनीति से सीताराम, ये आप जान लीजिए इनकी स्थिति। इसलिए कि ये विद्रोही जी अब कोई दुश्मन नहीं है, हमारे समाज के हैं और हमारे 2-3 जगहों से हमारे, दोबारा फिर प्रश्न नहीं किया, सुनिए, हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए हम लोगों के खिलाफ उल्टा सीधा स्वामी प्रसाद जी को भर दिए कि जिससे कोई संरक्षण इन लोगों को न मिलने पाए। और वही काम स्वामी प्रसाद जी ने किया। अब नजीर उसकी बता दें कि एक बार हम एक वर्कर के काम से लखनऊ गए, 1 बजे रात हम इनसे मिले, तो इन्होंने कहा कि चलिए नंदलाल जी, कल सुबह आपसे बात होगी। और दूसरे दिन सुबह से ये अपने कार्यालय पर आए और मैं लगा रहा, ये दिन में कम से कम 4 बार अंदर से बाहर निकले और मैं सामने खड़ा हूँ, सामने से चले आ रहे हैं, चले जा रहे हैं। इन्होंने बोलना पसंद नहीं किया जो है। अच्छा। और एट लास्ट जो है शाम को 4:30 बजे, अब जिम्मेदारियां जब बढ़ गई तो फिर क्या करें? हाँ, इसलिए कि आंख पे पड़ गया पर्दा,
उनके आंख पर सत्ता के मद का पर्दा पड़ गया था, इसलिए पहचान नहीं पाए बेचारे जो है, बात नहीं कर पाए। फिर जा करके कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, हाँ, तो उस मादकता में जो बौराई जग या पाए बौराए, तो पानी से बौरा जैसे गए। इनके निगाहों में रोशनी नहीं रह गई थी, नहीं पहचान पा रहे थे बेचारे। अब तो सुरक्षित हैं, अब तो आपको आपकी जरूरत भी नहीं है उन्हें। हाँ, तो अब हमारी जरूरत नहीं है, तो हम तो उसी 96 से जब गए थे लखनऊ मिलने, तो जब ये नहीं मिले, बड़े मुश्किल से, बड़े किले में रह रहे हैं। हाँ, बड़े आप समझिए कि प्रयास से मिल तो लिए हम, इनसे मिले, जो गए थे काम से, लिखवाया भी इनसे हमने, लेकिन फिर तब से हमारी इनकी मुलाकात अभी तक नहीं हुई। और फोन भी नहीं किए होंगे आपको? वो काहे फोन करेंगे हमको भाई, इसलिए कि वो तो फोन करेंगे केवल विद्रोही जी को ना, हमें काहे करेंगे भाई, इसलिए कि उनको नेता बनाया है तो विद्रोही जी ने बनाया है। बहन जी के यहाँ ले गए, टिकट दिलवाया उन्होंने, और इसके बावजूद ये 96 से बीएसपी में आए हैं। और आप जान लीजिए कि 2017 तक बहन जी का गुणगान करते रहे। इनको वहां भी सत्ता के मद में इनको दिखाई नहीं पड़ा कि हमारी बहन जी क्या कर रही हैं, नेता मानते रहे और गुणगान करते रहे। और 2017 में इन्होंने अपने लड़की के लिए, अपने लड़के के लिए टिकट मांगा बहन जी से, और बहन जी ने शायद देने से इनकार कर दिया कि आप हैं, आप लड़ रहे हैं, आप पूरे परिवार भर को मैं नहीं लड़ा पाऊंगी। इन्होंने पार्टी छोड़ दिया और आरोप लगाया बहन जी पर कि वो तो पैसा ले रही हैं, पैसा मांग रही हैं टिकट के लिए। ये बहुत पहले से लेती नहीं, तो हमारा सवाल यही था, लोगों ने कहा कि बताइए मायावती जी ने बहुत गलत किया, तो मेरा सवाल ये था कि ना तो बहन जी ने गलत किया है, ना स्वामी प्रसाद जी ने गलत किया है, अपनी जगह पर दोनों सही हैं। तो सवाल ये था कि क्यों? हमने कहा भाई ऐसा है कि वो, ये सच बात है कि वो अपने बेटे और बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे, बहन जी ने नहीं दिया कि हम परिवारवाद नहीं चलाएंगे। और स्वामी प्रसाद जी सच बोल रहे हैं, लेकिन कि थोड़ा देर से बोल रहे हैं। अब तक उनको न अकल आई थी, न आँख से दिखाई पड़ा था कि बहन जी पैसा ले रही हैं। बहन जी तो जब से राजनीति में पैदा हुई है तब से वो पैसा ले रही हैं, तो तब तक इनको नहीं दिखाई पड़ा, तो आज कैसे दिखाई पड़ रहा है कि बहन जी पैसा रहा था ना, उसमें से 1-2% जैसे वो होता नहीं, वो जमीन जायदाद जब प्रॉपर्टी डीलिंग वाला जो काम होता है। अच्छा, 1-2% मिल रहा होगा। हाँ, जो भी बात रही हो, कमीशन मिलेगा तो कैसे बोलेगा अगला? तो जो भी बात रही हो, तो वहाँ बल्कि लोगों को सुनने में ताज्जुब लगा कि गजब की बात है, अरे दो लड़ते हैं तो एक सही एक गलत होता है, आप कह रहे हो दोनों सही हैं। हमने कहा जी हाँ, दो के दोनों सही हैं अपनी जगह पे। तो सर अब 2022 आ रहा है, खैर ये तो जो समस्याएं वो तो हैं, अब समाधान क्या है इसका? कुछ सोल्यूशन निकालिए। समाधान इसका यही है कि समाज को, सारे समाज को, ये कहिए कि ओबीसी और एससी को हर ढंग से समझा बुझा करके एक मंच पर लाया जाए, एक मंच पर लाया जाए, इकट्ठा किया जाए। अगर 100 तो कहीं कभी नहीं होगा, कोई समाज कोई भी 100% नहीं आएगा, लेकिन अगर हम 60% को भी इकट्ठा यूनाइट कर लेते हैं तो जीत हमारी होगी, सरकार हमारी होगी। तो जो तमाम जातियां हैं अपने अपने नेता चुन के बैठे हुए आड़े हुए, इनका क्या करोगे भाई? मान लो मैं जातिवाद नहीं मानता हूँ। नहीं, हम नहीं, सारे लोगों को जातिवाद नहीं मानना पड़ेगा, सारे लोग नहीं मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा, तभी इसका सॉल्यूशन है। और नहीं तो अगर जातिवाद होता रहेगा तो हर जात का नेता खड़ा हो जाएगा, सारी वोटें बांट लेंगे। और जो आज आपको बेवकूफ प्लानिंग पे मुझे मोदी जी तो नहीं कह रहे थे 50 तक हम शासन करेंगे, तो मोदी जी नहीं, मोदी जी तो इस बात पर कह रहे थे कि हम 50 साल शासन करेंगे। वो आरएसएस के सरसंघचालक गोलवलकर की नीतियों पर चल करके चाह रहे, बता रहे थे। अपनी नीतियाँ या उनकी कौन सी नीति? नहीं नहीं, गोलवलकर की नीति पर वो चल रहे हैं। कौन सी आरएसएस की कौन सी नीति है? गोलवलकर की नीति रही है, उसने किताब में लिखा है। अब आपको हम बता दें, ऐसे बता दीजिए शॉर्ट में। अरे ऐसे क्या, हम आपको पूरी कहानी सुना दें। हम ये जान रहे हैं कि एक मैसेज हमको आया था जिस पर लिखा था आरएसएस और बीजेपी भारत की अर्थव्यवस्था क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो उसके जवाब में आया था कि जब आप आरएसएस के सरसंघचालक गोलवलकर की पुस्तक वी आर आवर नेशनहुड डिफाइनेड को पढ़ोगे
तो समझ जाओगे अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना आरएसएस का मुख्य मकसद है। यह गोलवलकर की पुस्तक में विस्तार से बताया गया है। गोलवलकर ने लिखा है कि सत्ता में हमेशा रहने के लिए 95% देश को बर्बाद करना जरूरी है। गोलवलकर के नियम के अनुसार 95% देशवासियों को गरीब बनाया जाता है और चंद गुलाम किस्म के लोगों को ही सर्वशक्तिमान बनाया जाता है। ऐसा करके हमेशा के लिए सत्ता को हथियाया जा सकता है। नोटबंदी, जीएसटी, बैंकों के एनपीए, पीएमसी, सरकारी उपक्रम बेचना, रोजगार खत्म कर देना, दंगे करवाकर खरबों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, संविधान को बदलकर कमजोर कर देना, देश के छोटे व्यापार खत्म कर देना और अब यस बैंक का डूबना और वोडाफोन समेत कई कंपनियों को बर्बाद करके बंद होने पर मजबूर कर देना, यह सब एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2018 तक रोज 1095 अमीर भारतीय भारत छोड़कर विदेशों में बस रहे हैं। इससे खरबों करोड़ों रुपए यहाँ के विदेश चले गए। सरकार की नीतियों के कारण कई उद्योगपति डिफाल्टर हो गए, जबकि चंद उद्योगपतियों की दौलत 100 गुनी से भी ज़्यादा बढ़ गई। ये गुलाम उद्योगपति आप जानते हो, अंबानी, अडानी, रामदेव तथा बीजेपी के अपने कई खास लोग हैं। जिन उद्योगपतियों ने इनकी बात नहीं मानी, उन्हें भारत से निकल जाने में मदद कर दी और खरबों रुपए डुबो दिया। जरा गौर करो कि देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है और सरकार के चेहरे पर सिकन भी नहीं है। इन सभी तथ्यों को मिलाकर देखो, वही जो गोलवलकर ने कहा था, देश को कमजोर करके बर्बाद कर दो। अपनी किताब वी आर आवर नेशनहुड डिफेंडेड में गोलवलकर लिखते हैं कि एक अच्छे प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके राज्य में जनता की आमदनी कम से कम रहे। धनवान नागरिकों पर नियंत्रण करना कठिन होता है, इसलिए दौलत 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों के हाथ में केंद्रित कर देनी चाहिए जो प्रशासक के प्रति वफादार हों। गोलवलकर के उक्त वचन की कसौटी पर सरकार की आर्थिक नीतियों को कसकर देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा कि झोल कहाँ है। उक्त वचन वी आर आवर नेशनहुड डिफेंड के 7वें संस्करण के पेज नंबर 40 से लिया गया है। देश को बचाने के लिए आरएसएस और बीजेपी को सत्ता से हटाना बेहद जरूरी है। नहीं, वो तो बात ठीक है। ये मैसेज आया था, तो मैसेज आया था, तो खैर ये तो गोलवलकर है, तो उसी पर ये चल रहे हैं। सेम उसी की नीति। जैसे नहीं रहेगा तो मोदी कहाँ रहेंगे? अरे तो मोदी तो इस बात पर लगे हुए हैं। अब गोलवलकर ने इतना कहा था, बने रहना चाहते हैं, वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। रहेगा जो रहेगा उस पर, यानी ये आप समझिए कि मात्र केवल वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, उसकी बात करते हैं। गलती उन लोग की है कि हम लोग की गलती है? हमारी क्या गलती है? हमारी गलती नहीं है। हमने तो गलती यही किया जो बगैर सोचे समझे इनको वोट दे दिया। मंदिर हमें खाना नहीं पहुंचा। 74 सालों तो अभी सोचने का मौका नहीं मिला आपको? मौका हमको मिला, लेकिन ही कि हम अपने स्वार्थ में बस अंधे रहे। हमारा काम होता रहा और हम अपने समाज के कम से कम 1000-2000 लोगों को समझाते रहे उल्टा सीधा। उल्टा सीधा जी, यही हुआ। करना चाहिए, अब करना चाहिए कि अगर अभी समझ में आ गया है तो इनसे हट करके हमें अपने लोगों को। कौन सा विकल्प है? प्रधानमंत्री बनाना है, कौन सा विकल्प है? प्रधानमंत्री बनाना है तो विकल्प यही है कि BC SC के सारे लोग इकट्ठा हो जाएं।